मास्टर बन जाओ तो क्या करोगे? आराम की रॉयल लाइफ जियोगे या किस्मत तुम्हारे साथ सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट खेलने वाली होगी? मैं डुलियो डालू की दुनिया में 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेट के यंग मास्टर के रूप में रीइंकारनेट हुआ। शुरुआत में मुझे लगा कि अब तो लाइफ सेट है। मैं सीधे निंग फेंगजी का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा के लिए स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो जैसे 2 लेजेंडरी बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। मुझे लगा अब तो बिना कुछ किए रॉयल लाइफस्टाइल जीते हुए पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। लेकिन मार्शियल सोल अवेकनिंग के समय सब कुछ बदल गया। मेरे बाएं हाथ में 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा जागा। पूरा हॉल खुशी से गूंज उठा। सभी एल्डर्स खुशी से चिल्लाने लगे कि सेट को उसका अगला महान उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन तभी बूम, मेरे दाएं हाथ में एक और पगोडा प्रकट हुआ। इस बार उसका रंग काला लाल था और उससे भयानक डार्क ऑरा निकल रही थी। उसे देखते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो जैसे महान एक्सपर्ट्स भी शॉक हो गए। सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, ये आखिर कौन सा मार्शल सोल है? तभी मेरे दिमाग में जानकारी अपने आप आ गई। 7 फील्ड ग्लेस्ड टाइल पगोडा, यानी 7 ट्रेजर पगोडा का बिल्कुल उल्टा वर्जन। जहां पहला मार्शियल सोल साथियों को बफ देता है, वहीं दूसरा दुश्मनों को डीबफ और वीक करने की शक्ति रखता है। इसके बाद मेरी इन्नेट सोल पावर टेस्ट हुई। क्रिस्टल बॉल पूरी तरह चमक उठा। इन्नेट फुल सोल पावर। पूरा सेट खुशी से झूम उठा। डबल मार्शियल सोल और फुल सोल पावर। हजारों साल में ऐसा टैलेंट पहली बार देखने को मिला था। निंग फेंगजी, स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि चाहे टैलेंट कितना भी बड़ा क्यों न हो, आखिर में मैं एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर ही था। मतलब डैमेज 0, डिफेंस 0 और एनिमी का फर्स्ट टारगेट मैं। अगर भविष्य में स्पिरिट हॉल ने 7 ट्रेजर सेट पर हमला किया तो सबसे पहले मेरी ही छुट्टी होने वाली थी। ऊपर से ओरिजिनल स्टोरी का मेन हीरो टैंग सैंड भी लगातार ओवरपावर्ड बनने वाला था। जब उसके सामने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं टेक पाए तो मेरी क्या औकात। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, हीरो बनने का कोई शौक नहीं है भाई, मुझे सिर्फ जिंदा रहना है। मैं पीछे खड़ा होकर टीम को बफ दूंगा, दुश्मनों को डीबफ करूंगा और सेफ लाइफ एंजॉय करूंगा। तभी स्वोर्ड डुलियो उत्साहित होकर बोले, चलो अभी स्टार 2 फॉरेस्ट चलते हैं और तुम्हारा पहला सोल रिंग लेकर आते हैं। ये सुनते ही मेरे दिमाग में डेंजर अलार्म बज उठा। स्टार 2 फॉरेस्ट? बिल्कुल नहीं। वहां सोल बीस्ट रायॉट हो सकता है, हिडन एम्बुश हो सकता है, पॉइजनस प्लांट्स हैं, डेडली स्वम्प्स हैं। मतलब सोल रिंग लेने जाओ और मुफ्त में गेम ओवर लेकर वापस आओ। मैंने तुरंत जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नो, बिल्कुल नहीं। मैं स्टार 2 फॉरेस्ट नहीं जाऊंगा। 96 लेवल अटैक टाइप टाइटल डुलियो भी मुझे समझाते रहे कि उनके रहते मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार मैंने भी ठान लिया था, जान है तो सोल रिंग बाद में भी मिल जाएगा। जंगल जाने की बात सुनते ही निंग जियाओशन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह किसी भी हालत में खुले जंगल में अपना पहला सोल रिंग लेने नहीं जाएगा। अगर सोल रिंग चाहिए तो स्वोर्ड डुलियो खुद सोल बीस्ट को पकड़कर सेक्ट के अंदर लाएंगे और वह पूरी सुरक्षा वाले प्रोटेक्टिव अरीना में ही सोल रिंग एब्जॉर्ब करेगा। उसकी जिद के आगे स्वोर्ड डुलियो को आखिरकार मानना पड़ा। 3 दिन बाद 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेट के पीछे बने विशेष बीस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में 100 साल से लेकर 1000 साल तक की शक्ति वाले कई सोल बीस्ट बेहोश करके लाए गए थे। स्वोर्ड डुलियो ने अपनी सोल पावर से उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था ताकि वे जागकर हमला न कर सकें। लेकिन असली मजा अब शुरू हुआ। जहां बाकी लोग सोल बीस्ट देखकर एक्साइटेड हो जाते, वहीं निंग जियाओशन ने अपनी पॉकेट से एक छोटी नोटबुक निकाली और हर सोल बीस्ट का पूरा एनालिसिस शुरू कर दिया। 600 ईयर सोल बीस्ट, सक्सेस रेट 90%, रिस्क थोड़ा ज्यादा, रिजेक्ट 400 ईयर सोल बीस्ट, सोल पावर स्टेबल, कंपैटिबिलिटी हाई, रिस्क लो। कैंडिडेट वह बिल्कुल ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे सोल रिंग नहीं बल्कि किसी मल्टीबिलियन कंपनी का सीईओ चुन रहा हो। निंग फेंगजी, स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो तीनों उसे हैरानी से देखते रह गए। आखिरकार उसकी नजर एक छोटे से भूरे रंग के सोल बीस्ट पर जाकर रुकी जो आकार में लगभग एक पालतू बिल्ली जितना था। बस यही परफेक्ट चॉइस है, सब लोग चौंक गए। इतने सारे पावरफुल सोल बीस्ट छोड़कर उसने सबसे साधारण सोल बीस्ट क्यों चुना? निंग जियाओशन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इसकी उम्र लगभग 400 साल है, इसकी सोल पावर स्टेबल है, इसकी नेचुरल एबिलिटी दुश्मन को वीक करना है, कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन रिस्क सिर्फ 0.5% है। यानी सेफ भी, बेस्ट भी और वैल्यू फॉर मनी भी। तीनों एक्सपर्ट्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात आई, इस लड़के ने सेफ्टी को अपनी हड्डियों में लिखवा रखा है। सोल बीस्ट को मारकर उसका येलो 100 ईयर सोल रिंग निकाल लिया गया।
लेकिन निंग जियाओशन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपने कपड़ों से एक एक करके कई मेडिसिन बॉटल्स निकालकर जमीन पर सजा दी। मरीडियन प्रोटेक्शन पिल, सोल स्टैबिलाइजिंग पिल, डिटॉक्स पिल और मेंटल प्रोटेक्शन पिल। पूरा सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेडिकल स्टोर खुल गया हो। फिर उसने निंग फेंगजी, स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो की तरफ गंभीर होकर कहा, पिताजी। स्वोर्ड ग्रैंडपा, बोन ग्रैंडपा, अगर सोल रिंग एब्जॉर्ब करते समय मेरा चेहरा जरा भी सफेद पड़े, सोल पावर थोड़ी भी अनस्टेबल हो जाए या मुझे हल्की सी भी परेशानी हो तो तुरंत सोल रिंग तोड़ देना। सोल रिंग दोबारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी लाइफ नहीं। यह सुनते ही बोन डुलियो हंसी रोकने लगे, जबकि स्वोर्ड डुलियो ने गुस्से में कहा, अरे, सिर्फ 400 ईयर सोल रिंग एब्जॉर्ब करना है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं लड़नी। निंग जियाओशन चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया और अपनी 7 फीट ग्लेस्ड टाइल पगोड़ा को समन किया। येलो सोल रिंग धीरे धीरे टावर में समाने लगा। सभी लोग सांस रोककर उसे देखने लगे। लेकिन पूरी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इतनी स्मूथ रही कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ना कोई बैकलैश, ना कोई पेन और ना ही कोई एक्सीडेंट। करीब 1 घंटे बाद सोल रिंग पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया। निंग जियाओशन की सोल पावर बढ़कर लेवल 12 हो गई। उसका पहला सोल स्किल था सॉफ्ट मसल फील्ड। यह ऐसा डीबफ स्किल था जो दुश्मन की फिजिकल स्ट्रेंथ को सीधे वीक कर देता था। निंग जियाओशन मुस्कुराया। एग्जैक्टली जैसा मैंने कैलकुलेट किया था। अपनी नई शक्ति को टेस्ट करने के लिए उसने सामने खड़े स्वोर्ड डुलियो पर अपना पहला सोल स्किल इस्तेमाल कर दिया। 7 फील्ड रोटेशन। फर्स्ट सोल स्किल सॉफ्ट मसल फील्ड। अगले ही पल ग्रे लाइट ने स्वोर्ड डुलियो को पूरी तरह घेर लिया। उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर की ताकत तेजी से कम हो रही है। उनके हाथ पैर भारी हो गए और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग 30% तक घट गई। स्वोर्ड डुलियो की आंखें शौक से फैल गईं। क्या? सिर्फ लेवल 12 का एक सोल मास्टर मेरी स्ट्रेंथ को भी वीक कर सकता है? बोन डुलियो ने तुरंत अपनी सोल पावर से जांच की। कुछ ही सेकंड बाद उनका चेहरा भी गंभीर हो गया, क्योंकि निंग जियाओशन का पहला सोल स्किल डुलियो कॉन्टिनेंट के अब तक के सभी नियमों को तोड़ चुका था। निंग जियाओशन का पहला सोल स्किल देखकर सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि स्किल का इफेक्ट बेहद खतरनाक था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं और शरीर से लगभग सारी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस स्किल की सबसे खास बात यह है कि यह लेवल डिफरेंस को इग्नोर करता है। सामने वाला जितना पावरफुल होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही फिक्स्ड परसेंटेज में वीक होगी। लेकिन कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। दुश्मन जितना स्ट्रांग होगा, मेरी सोल पावर उतनी ही तेजी से खत्म होगी। अभी स्वोर्ड डुलियो पर सिर्फ एक बार स्किल इस्तेमाल करने से मेरी पूरी सोल पावर लगभग खत्म हो गई। अगर सामने वाला मेरे ही लेवल का हो तो वीकनिंग इफेक्ट और भी ज्यादा होगा और स्किल की ड्यूरेशन भी लंबी चलेगी। यह सुनते ही स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा सिर्फ साथियों को बफ दे सकती थी और उसकी भी लिमिट थी, लेकिन 7 फील्ड ग्लेस्ड टाइल पगोडा तो दुश्मन को जबरदस्ती वीक कर सकती थी। यह ऐसा स्ट्रैटेजिक मार्शियल सोल था जो अकेले पूरे बैटलफील्ड का रिजल्ट बदल सकता था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी। अगर इस मार्शियल सोल की असली एबिलिटी दुनिया के सामने आ गई तो स्पिरिट हॉल और दूसरी बड़ी फोर्सेस हर कीमत पर निंग जियाओशन को अपने कब्जे में लेना चाहेंगी या फिर उसे खत्म कर देंगी। स्वोर्ड डुलियो ने गंभीर आवाज में पूछा, अब तुम्हारा क्या प्लान है? निंग जियाओशन बिना घबराए मुस्कुराया और बोला, सिंपल। लो प्रोफाइल रहूंगा, अपनी असली ताकत सबसे छिपाकर रखूंगा और पहले सर्वाइवल पर फोकस करूंगा। फिर उसने अपनी अगली प्लानिंग बताई। मुझे जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट सोल बोन्स चाहिए। साथ ही ढेर सारे हिडन वेपन्स, एस्केप टूल्स और लाइफ सेविंग आइटम्स भी जमा करने होंगे। अभी तो मैं स्वोर्ड ग्रैंडपा की सिर्फ 30% स्ट्रेंथ ही वीक कर पाया, लेकिन उनकी बाकी 70% पावर भी मुझे 1 सेकंड में खत्म कर सकती है। यानी मेरी सेफ्टी अभी भी बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इतना कहकर निंग जियाओशन अपना मार्शियल सोल वापस बुलाता है और रास्ते भर नई नई सर्वाइवल प्लान्स के बारे में सोचते हुए वहां से चला जाता है। उधर निंग फेंगजी का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उनका बेटा टैलेंट के मामले में पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जीनियस था, लेकिन डरने के मामले में भी शायद पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 था। अब वहां सिर्फ निंग फेंगजी, स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो ही बचे थे। स्वोर्ड डुलियो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 7 फील्ड ग्लेस्ड टाइल पगोडा की एबिलिटी तो हेवन डिफाइंग है, लेकिन जियाओशन का स्वभाव बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। पहले 400 ईयर सोल रिंग के लिए भी हमें सोल बीस्ट पकड़कर घर लाना पड़ा। आगे चलकर 10,000 ईयर और 100,000 ईयर सोल रिंग्स कैसे मिलेंगे? क्या हम हर बार सोल बीस्ट पकड़कर घर लाएंगे? बोन डुलियो ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। हम दोनों हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे।
अगर उसका डर ऐसे ही बना रहा तो शायद वह जिंदगी भर सेक्ट से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करेगा। कुछ देर सोचने के बाद निंग फेंगजी की आंखों में अचानक चमक आ गई। अगर जियाओशन खुद स्ट्रांग नहीं बनना चाहता तो उसके लिए किसी स्ट्रांग पार्टनर को तैयार करना होगा। स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो तुरंत उनकी बात समझ गए। निंग फेंगजी ने कहा, मैं उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो टैलेंट में टॉप लेवल हो, मेंटालिटी मजबूत हो और भविष्य में टाइटल डुलियो बनने की क्षमता रखती हो। बचपन से दोनों साथ रहेंगे। वह जियाओशन की प्रोटेक्टर बनेगी और जियाओशन उसे बफ देकर दोनों एक परफेक्ट टीम बन जाएंगे। यह आइडिया सुनते ही स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो ने भी सहमति में सिर हिलाया। निंग फेंगजी ने तुरंत सेक्ट की टैलेंट लिस्ट निकाली। उनकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, शुई बिंगर। 21 साल की यंग जीनियस, तियानशुई एकेडमी की सबसे बड़ी प्रतिभा। उसके पास आइस फीनिक्स मार्शियल सोल था जो अटैक और कंट्रोल दोनों कैटेगरी में टॉप टियर माना जाता था। उसकी इन्नेट सोल पावर लेवल 9 थी और वर्तमान सोल पावर लेवल 25 तक पहुंच चुकी थी। पूरे एकेडमी में उसे पिछले 100 साल की सबसे बड़ी जीनियस माना जाता था। स्वॉर्ड डुलियो ने कहा, लेकिन तियानशुई एकेडमी उसे इतनी आसानी से जाने देगी? निंग फेंगजी हल्का सा मुस्कुराए। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की दौलत और इन्फ्लुएंस को पूरे कॉन्टिनेंट में कौन मना कर सकता है? हाउशन सेक्ट और स्पिरिट हॉल जैसी सुपर फोर्सेस को छोड़कर शायद ही कोई हमारी इनविटेशन ठुकराए। फैसला होते ही तीनों बिना समय गवाए तियानशुई सिटी की ओर निकल पड़े। यह शहर हेवन 2 एम्पायर के उत्तरी हिस्से में बसा था जहां पूरे साल बर्फीली ठंड रहती थी। यहाँ की नदियां और झीलें 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के इलाकों से बिल्कुल अलग थीं। जैसे ही तीनों तियानशुई एकेडमी के अंदर पहुंचे, अचानक एक बेहद विशाल ऑरा पूरे एकेडमी पर छा गया। झील का शांत पानी अचानक उफान मारने लगा। एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स की सोल पावर अपने आप एक्टिवेट हो गई। प्रैक्टिस कर रही लड़कियां भी अचानक रुक गईं और पूरे कैंपस में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। जैसे ही निंग फेंगजी, स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो तियानशुई एकेडमी पहुंचे, पूरे एकेडमी में एक जबरदस्त ऑरा फैल गया। आसमान में बर्फीली नीली रोशनी चमक उठी और एकेडमी की रक्षा करने वाली आइस ऑरा ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन स्वॉर्ड डुलियो की स्वॉर्ड इंटेंट के सामने वह एक पल भी नहीं टिक सकी। अगले ही पल एक सुंदर महिला आसमान से नीचे उतरी। वह थी तियानशुई एकेडमी की प्रिंसिपल लेंग निंगशुंग, जो लेवल 83 की कंट्रोल टाइप सोल डुलियो थीं। नीले रंग के लंबे वस्त्र पहने लेंग निंगशुंग के चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन सामने निंग फेंगजी, स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो जैसे 3 टॉप एक्सपर्ट्स को एक साथ देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर सेक्ट था और उनका तियानशुई एकेडमी से कभी कोई खास संबंध नहीं रहा था। इसलिए इतनी बड़ी हस्तियों का अचानक यहां आना किसी साधारण मुलाकात का संकेत नहीं था। लेंग निंगशुंग ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा, सेक्ट मास्टर निंग, आज आप तीनों यहाँ किस काम से आए हैं? उनके मन में हल्की घबराहट भी थी, क्योंकि तियानशुई एकेडमी 4 महान एलिमेंट एकेडमीज में से एक होने के बावजूद रिसोर्सेज की कमी से हमेशा जूझती रहती थी। निंग फेंगजी मुस्कुराए और कुछ औपचारिक बातें करने के बाद सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपकी एकेडमी में शुई बिंगर नाम की एक असाधारण प्रतिभाशाली लड़की है। 11 साल की उम्र में ही वह लेवल 25 ग्रैंड सोल मास्टर बन चुकी है। क्या यह सच है? लेंग निंगशुंग ने गर्व से कहा, बिल्कुल। बिंगर मेरी पर्सनल डिसाइपल है। उसके पास आइस फीनिक्स मार्शियल सोल है। उसका टैलेंट पूरे एकेडमी में सबसे बेहतरीन है और वह हमारे भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। वह जानबूझकर शुई बिंगर की अहमियत बता रही थी ताकि निंग फेंगजी किसी तरह का प्रस्ताव रखने से पहले 2 बार सोचें। लेकिन निंग फेंगजी के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बदली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि शुई बिंगर और मेरे बेटे निंग जियाओशन की एंगेजमेंट तय कर दी जाए। यह सुनते ही पूरा माहौल जम गया। लेंग निंगशुंग का शांत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बिना डरे कहा, सेक्ट मास्टर निंग, यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिंगर हमारे एकेडमी का भविष्य है। वह एक दिन डुलियो कॉन्टिनेंट की सबसे महान सोल मास्टर्स में से एक बनेगी। और आप चाहते हैं कि वह सिर्फ 6 साल के बच्चे की फ्यूचर वाइफ बन जाए? क्या 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट अपनी ताकत के दम पर तियानशुई एकेडमी पर दबाव डालना चाहता है? उनकी सोल पावर भी अनजाने में बाहर निकलने लगी। तभी स्वॉर्ड डुलियो आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन निंग फेंगजी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रिंसिपल लेंग, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। एंगेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि शुई बिंगर अभी हमारे सेक्ट में आ जाएगी। वह 18 साल की उम्र तक तियानशुई एकेडमी की स्टूडेंट ही रहेगी। वह जब चाहे एकेडमी और सेक्ट के बीच आ जा सकती है। हम उसकी पढ़ाई या फैसलों में कोई दखल नहीं देंगे। सिर्फ अडल्ट होने के बाद दोनों अपनी एंगेजमेंट पूरी करेंगे। लेंग निंगशुंग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उनकी सतर्कता अभी भी बनी हुई थी। तभी निंग फेंगजी ने अपना पहला प्रस्ताव रखा।
18 साल की उम्र तक शुई बिंगा की पूरी कल्टीवेशन, सोल्ड रिंग्स, रिसोर्सेस, रेयर मटेरियल्स और ट्रेनिंग का हर खर्च 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट उठाएगा। साथ ही हम उसे कम से कम 50,000 ईयर का टॉप ग्रेड आइस एट्रीब्यूट सोल बोन भी देंगे। यह सुनते ही लेंग निंगशुंग की सांसें तेज हो गईं। 50,000 ईयर आइस सोल बोन उनके एकेडमी के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। लेकिन निंग फेंगजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने दूसरा प्रस्ताव रखा। अगले 10 साल तक तियानशुई एकेडमी का पूरा खर्च हमारा सेक्ट उठाएगा। टीचर्स की सैलरी, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप, एकेडमी की मेंटेनेंस, नए बिल्डिंग्स, नए ट्रेनिंग ग्राउंड्स, हर चीज का खर्च 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट देगा। यह सुनकर लेंग निंगशुंग पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। वर्षों से जिस फंडिंग की कमी से एकेडमी जूझ रही थी, वह एक पल में खत्म हो सकती थी। इसके बाद निंग फेंगजी ने तीसरा और आखिरी प्रस्ताव रखा। शुई बिंगा की छोटी बहन शुई युएर भी बेहद प्रतिभाशाली है। उसकी ग्रेजुएशन या 20 साल की उम्र तक उसे कोर डिसाइपल से भी 3 गुना ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेस दिए जाएंगे। तीनों शर्तें सुनने के बाद लेंग निंगशुंग पूरी तरह चुप हो गईं। अगर यह रिश्ता हो जाता तो शुई बिंगा को पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतरीन रिसोर्सेस मिलते, तियानशुई एकेडमी की किस्मत बदल जाती और शुई युएर का भविष्य भी पूरी तरह सुरक्षित हो जाता। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि तीनों पक्षों का फायदा था। फिर भी एक प्रिंसिपल होने के नाते उनके मन में अपराध बोध था, क्योंकि फैसला शुई बिंगा की पूरी जिंदगी से जुड़ा था। निंग फेंगजी ने उनकी दुविधा समझ ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह फैसला सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए। आखिर यह बिंगा की जिंदगी का सवाल है। पहले जाइए और उसकी अपनी राय पूछकर आइए। लेंग निंगशुंग भारी मन से वहां से चली गईं और सीधे एकेडमी के आइस वाटरफॉल ट्रेनिंग एरिया पहुंची। विशाल बर्फीले झरने के नीचे शुई बिंगा एक बड़ी आइस रॉक पर शांत बैठी कल्टीवेशन कर रही थी। उसके लंबे नीले बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आइस ब्लू आंखें बंद थीं और उसके पीछे आइस फीनिक्स मार्शल सोल की हल्की सी परछाई दिखाई दे रही थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में भी उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी ऑरा किसी अनुभवी एक्सपर्ट जैसी लग रही थी। लेंग निंगशुंग की आवाज में थकान और अपराधबोध साफ झलक रहा था। बिंगा। शुई बिंग ने धीरे धीरे अपनी कल्टीवेशन रोकी और आंखें खोली। अपने मास्टर के चेहरे पर चिंता देखकर उसने तुरंत पूछा, मास्टर, क्या एकेडमी फिर किसी मुश्किल में है? लेंग निंगशुंग ने निंग फेंगजी के आने से लेकर एंगेजमेंट प्रपोजल और उनके द्वारा दिए गए सभी रिसोर्सेज की शर्तें एक एक करके बता दीं। यह सुनते ही शुई बिंगा पूरी तरह शॉक हो गई। उसके शांत चेहरे पर पहली बार गुस्सा और शर्म दोनों एक साथ दिखाई दिए। उसके आसपास की आइस ऑरा अचानक और भी ठंडी हो गई। उसने बिना एक पल गवाए कहा, क्या मुझसे कहा जा रहा है कि मैं सिर्फ 6 साल के बच्चे की फ्यूचर वाइफ बन जाऊं? यह कभी नहीं हो सकता। शुई बिंग का सपना हमेशा डुलियो कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल सोल मास्टर बनने का था। वह अपनी छोटी बहन की रक्षा करना चाहती थी, एकेडमी का नाम रोशन करना चाहती थी। उसने कभी मैरिज के बारे में सोचा तक नहीं था। इसलिए यह रिश्ता उसे एक मजबूरी भरी डील जैसा लग रहा था। लेकिन जब उसने अपने मास्टर की आंखों में छिपी बेपसी देखी तो उसका दिल कांप उठा। अगर वह मना कर देती तो एकेडमी को मिलने वाले 10 साल के रिसोर्सेज खत्म हो जाते। उसकी छोटी बहन शुई युएर का भविष्य भी अंधेरे में चला जाता। इतने सालों तक एकेडमी ने उसे पाला पोसा था, अब वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकती थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद शुई बिंग ने अपनी सारी भावनाएं दिल में दबा लीं और शांत स्वर में बोली, मैं यह एंगेजमेंट स्वीकार करती हूं, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस होंगी। लेंग निंगशुंग ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। शुई बिंग बोली, 18 साल की उम्र तक मैं महीने में सिर्फ एक बार निंग जियाओशन से मिलूंगी। बाकी समय कोई भी मेरी कल्टीवेशन में दखल नहीं देगा। और अगर भविष्य में निंग जियाओशन का कैरेक्टर खराब निकला या उसका टैलेंट उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो चाहे सामने 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट ही क्यों न हो, मैं यह शादी कभी नहीं करूंगी। लेंग निंगशुंग की आंखें भर आईं। वह तुरंत शुई बिंग को साथ लेकर वापस मेन स्क्वेयर पहुंची। निंग फेंगजी ने उसकी सभी कंडीशंस बिना किसी बहस के स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत एक सोल कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उसमें सारी शर्तें लिखीं और दोनों के नाम दर्ज किए। शुई बिंग ने बिना कुछ कहे अपना नाम लिख दिया। उस एक सिग्नेचर के साथ उसने मानो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। निंग फेंगजी ने वादा किया कि उसी दिन से शुई बिंग और शुई युएर के लिए सभी कल्टीवेशन रिसोर्सेज भेज दिए जाएंगे और 3 दिनों के अंदर एकेडमी को मिलने वाली पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट भी शुरू कर दी जाएगी। शुई बिंग ने शांत स्वर में कहा, मैं अपना सामान तैयार करती हूँ। कल मैं आपके साथ 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट चलूंगी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसकी अकेली होती हुई पीठ देखकर लेंग निंगशुंग के चेहरे पर अपराधबोध साफ दिखाई दे रहा था। निंग फेंगजी ने भी गहरी सांस ली। उन्होंने रिसोर्सेस देकर यह एंगेजमेंट तो तय कर ली थी, लेकिन अब निंग जियाओशन और शुई बिंग के बीच की दूरी मिटाना आसान नहीं होने वाला था।
उधर सेवन ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट में निंग जियाओशन अकेला बैठा भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसे पहले से पता था कि आने वाले समय में स्पिरिट हॉल पूरे सेवन ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट पर हमला करेगा और सेक्ट लगभग खत्म हो जाएगा। डबल मार्शियल सोल का ओनर होने के कारण वह खुद भी स्पिरिट हॉल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर सेक्ट को इतना मजबूत बनाएगा कि स्पिरिट हॉल भी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन सिर्फ पैसा होने से टाइटल डुलियो तैयार नहीं किए जा सकते थे। तभी उसे अचानक आइस एंड फायर येन यांग आइस की याद आई। वह लेजेंडरी ट्रेजर लैंड जहां अनगिनत हेवनली हर्ब्स उगते थे, ऐसी हर्ब्स जो किसी इंसान का टैलेंट पूरी तरह बदल सकती थीं। लेकिन वह जगह पॉइजन डुलियो दुगुबो के कब्जे में थी। दुगुबो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे खतरनाक पॉइजन एक्सपर्ट था। उससे दुश्मनी लेना आत्महत्या के बराबर था। काफी देर सोचने के बाद निंग जियाओशन ने फैसला किया, छीनूंगा नहीं, खरीदूंगा। अगर पर्याप्त गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स दूं तो शायद दुगुबो मान जाए। वह अभी पूरी डील की प्लानिंग ही कर रहा था कि बाहर से निंग फेंगझी की आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा खुला और निंग फेंगझी अंदर आए। उनके पीछे एक खूबसूरत ब्लू हेयर वाली लड़की खड़ी थी। वह और कोई नहीं बल्कि शुई बिंगा थी। वह चुपचाप कमरे का निरीक्षण कर ही रही थी कि तभी बाहर अचानक एक छोटी मेड का पैर फिसल गया। उसके हाथ की कीमती ग्लेस्ड टी सेट जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। मेड डर के मारे कांपने लगी। वह घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैं इसकी पूरी कीमत चुका दूंगी। शुई बिंगा ने यह दृश्य देखा और उसे लगा कि अब इस गरीब मेड को जरूर सजा मिलेगी। लेकिन निंग जियाओशन ने सिर्फ टूटी हुई टी सेट की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, सिर्फ एक टी सेट टूटी है, इसके लिए रोने या घुटनों पर बैठने की कोई जरूरत नहीं। अगर बाहर किसी ने देख लिया तो लोग समझेंगे। मेड के जाने के बाद शुई बिंगा मन ही मन हैरान रह गई। उसने पहली बार किसी बड़े सेट के यंग मास्टर को देखा था जो घमंडी नहीं बल्कि इतना दयालु था। निंग जियाओशन ने तुरंत अपने पिता निंग फेंगझी का हाथ पकड़ लिया और उत्साहित होकर बोला, डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सनसेट फॉरेस्ट के अंदर एक लेजेंडरी ट्रेजर लैंड छिपी हुई है। अगर हम उसे खरीद लें तो यह हमारी जिंदगी की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। निंग फेंगझी ने बिना कोई सवाल किए अपने बेटे की बात पर भरोसा कर लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें उस जगह की इतनी जरूरत है तो सेवन ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट अपनी पूरी वेल्थ और इन्फ्लुएंस लगा देगा। यह सुनकर निंग जियाओशन खुशी से झूम उठा। तभी उसकी नजर पहली बार ठीक से शुई बिंगा पर गई। निंग फेंगझी मुस्कुराए और बोले, जियाओशन, यह शुई बिंगा है, टियानशुई एकेडमी की सबसे बड़ी जीनियस। तुमसे 5 साल बड़ी है। मैंने इसे तुम्हारी फ्यूचर प्रोटेक्टर और फ्यूचर वाइफ दोनों बनाने का फैसला किया है। अडल्ट होने के बाद तुम दोनों की शादी होगी। यह सुनते ही निंग जियाओशन का चेहरा एकदम फ्रीज हो गया। 6 साल की उम्र में अरेंज्ड मैरिज, यह उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस से बाहर था। लेकिन अगले ही पल उसने मासूम सी स्माइल दी और बोला, बिंगा सिस्टर, हेलो, मेरा नाम निंग जियाओशन है, आगे से मेरा ख्याल रखना। दूसरी तरफ शुई बिंगा के मन में अजीब सी भावनाएं चल रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका फियांसे एक छोटा सा बच्चा होगा। हालांकि निंग जियाओशन का विनम्र व्यवहार देखकर उसके मन की नाराजगी थोड़ी कम हुई, लेकिन मजबूरी में हुई एंगेजमेंट का दर्द अभी भी बाकी था। उसने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, मेरा नाम शुई बिंगा है। निंग जियाओशन ने उसे देखकर मन ही मन सोचना शुरू किया। एक रीइंकारनेटर होने के कारण वह शुई बिंगा के फ्यूचर टैलेंट को अच्छी तरह जानता था। सोल मास्टर एलीट टूर्नामेंट में उसने अकेले आइस फीनिक्स मार्शियल सोल के दम पर टियानशुई एकेडमी को लगभग चैंपियन बना दिया था। अगर टैंग सैन और उसकी टीम को मेन कैरेक्टर लक न मिला होता तो उसी जनरेशन की सबसे चमकदार जीनियस शुई बिंगा ही होती। उसके पास लेवल 9.5 इननेट सोल पावर, टॉप टियर आइस फीनिक्स मार्शियल सोल, शानदार बैटल आईक्यू और अटूट विल पावर थी। निंग जियाओशन की आंखें चमक उठीं। अब समझ आया कि डैड ने इसे क्यों चुना। अगर भविष्य में यह टाइटल डुलियो या सुपर डुलियो बन गई तो मेरी सिक्योरिटी लाइफ टाइम के लिए कंफर्म हो जाएगी। किसी स्ट्रॉन्ग पार्टनर पर भरोसा करने में कोई बुराई नहीं है। तभी उसे अचानक याद आया कि आइस फीनिक्स मार्शियल सोल में जन्मजात एक हिडन फ्लॉ भी था। उसे पूरी डिटेल याद नहीं थी, लेकिन इतना जरूर याद था कि आइस एंड फायर येन यांग आइस की हेवनली हर्ब्स उस कमी को पूरी तरह दूर कर सकती थीं। इससे शुई बिंगा पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और सेक्ट की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। अब निंग जियाओशन के लिए आइस एंड फायर येन यांग आइस हासिल करना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया। वह तुरंत भागता हुआ निंग फेंगझी के स्टडी रूम में पहुंचा। निंग फेंगझी अभी अभी शुई बिंगा के रहने का इंतजाम करके लौटे ही थे कि जियाओशन हांफते हुए अंदर घुसा और बोला, डैड, सनसेट फॉरेस्ट के अंदर आइस एंड फायर येन यांग आइस नाम की एक लेजेंडरी वैली है। वहां 2 एक्सट्रीम स्प्रिंग्स हैं, एक आइस और एक फायर।
उसी वजह से वहां अनगिनत हेवनली हर्ब्स उगती हैं। लेकिन अभी वह पूरी जगह पॉइजन डुलियो दुगुबो के कब्जे में है। निंग फेंगजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें पता था कि दुगुबो सनसेट फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन इतनी कीमती ट्रेजर लैंड के बारे में उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर वह जगह किसी की नहीं होती तो हम उसे खरीद सकते थे, लेकिन दुगुबो जैसा इंसान अपनी ट्रेजर लैंड कभी नहीं बेचेगा। निंग जियाओशन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुगुबो उस जगह को इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि वही उसकी लाइफ सपोर्ट है। उसके मार्शियल सोल जेड फॉस्फोर सरपेंट एम्परर की वजह से उसके शरीर में जानलेवा पॉइजन जमा हो चुका है। सिर्फ वही वैली उसके पॉइजन को कुछ समय के लिए दबा पाती है। उसकी पोती दुगु यान भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। निंग फेंगजी की आंखें फैल गईं। सेक्ट की सीक्रेट रिपोर्ट्स में भी यही लिखा था कि दुगुबो सालों से पॉइजन का इलाज ढूंढ रहा है। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा मतलब? अगर हम दुगुबो और दुगु यान दोनों का पॉइजन पूरी तरह खत्म कर दें तो वह ट्रेजर लैंड हमें देने के लिए तैयार हो सकता है। निंग जियाओशन ने बिना झिझक जवाब दिया, एग्जैक्टली। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। पहले हम उससे शांति से बात करेंगे। आखिर 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट के पास गोल्ड सोल कॉइन्स, रिसोर्सेस और इन्फ्लुएंस की कोई कमी नहीं है। अगर हम उसका पॉइजन भी खत्म कर दें तो इस डील को ठुकराना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। निंग जियाओशन अपने पिता के बिल्कुल करीब आया और धीमी आवाज में बोला, डैड, आइस एंड फायर येन यांग आइस सिर्फ एक ट्रेजर लैंड नहीं है। वहां मौजूद हेवनली हर्ब्स हमारे सेक्ट का फ्यूचर बदल सकती हैं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में सेक्ट पर जो सबसे बड़ा क्राइसिस आने वाला है उससे बचने का यही सबसे बड़ा मौका है। वह स्पिरिट हॉल के भविष्य के हंटिंग प्लान के बारे में खुलकर नहीं बता सकता था, इसलिए उसने सिर्फ इशारों में बात की। निंग फेंगजी अपने बेटे की आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गंभीरता और चिंता देखकर सोच में पड़ गए। मार्शियल सोल अवेकनिंग के बाद से जियाओशन का हर फैसला जरूरत से ज्यादा सावधान था, मानो उसे भविष्य की कोई ऐसी बात पता हो जो बाकी किसी को नहीं मालूम। कुछ देर चुप रहने के बाद निंग फेंगजी ने फैसला कर लिया। चाहे यह जियाओशन की इच्छा पूरी करने के लिए हो या सेक्ट के भविष्य के लिए, सनसेट फॉरेस्ट हमें हर हाल में जाना होगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, स्वोर्ड डुलियो, बोन डुलियो, आप दोनों मेरे साथ चलिए। जियाओशन और बिंगा भी हमारे साथ जाएंगे, लेकिन याद रहे, सबसे पहले सेफ्टी। निंग जियाओशन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोला, ग्रेट, बस यही चाहिए था। लगभग आधे घंटे बाद 4 स्पिरिट होर्सेस से जुड़ी एक शानदार केरच 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट से रवाना हुई। केरच के अंदर निंग फेंगजी, निंग जियाओशन और शुई बिंगा बैठे थे, जबकि स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो बाहर सुरक्षा देते हुए साथ चल रहे थे। पूरे रास्ते निंग जियाओशन लगातार शुई बिंगा से बातें करने की कोशिश करता रहा, लेकिन शुई बिंगा ज्यादातर समय आंखें बंद करके कल्टीवेशन करती रही। वह कभी कभी सिर्फ 1-2 शब्दों में जवाब देती। यह देखकर बोन डुलियो ने मन ही मन स्वोर्ड डुलियो से कहा, लगता है जियाओशन को बिंगा से फ्रेंडशिप करने में अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद सभी लोग दुगुबो की हिडन वैली के बाहर पहुंचे। पहाड़ों के बीच बना उसका घर बेहद साधारण था, लेकिन चारों तरफ जहरीली जड़ी बूटियां और पॉइजन प्लांट्स उगे हुए थे। वहां की हवा तक में डेंजर महसूस हो रहा था। हैरानी की बात यह थी कि बाहर कोई गार्ड भी नहीं था। जैसे ही सभी केरच से उतरे, घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर लगभग 13 से 14 साल की एक लड़की निकली। उसके छोटे पर्पल हेयर, हरी आंखें और ठंडा चेहरा उसे अलग ही पहचान दे रहे थे। वह थी दुगु यान। उसकी नजर सबसे पहले शुई बिंगा पर पड़ी और वह चौंक गई। शुई बिंगा, तुम 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट के लोगों के साथ क्या कर रही हो? दुगु यान और शुई बिंगा एक ही जनरेशन की टॉप जीनियसेस थीं। दोनों की अक्सर तुलना की जाती थी। दुगु यान की स्ट्रेंथ फिलहाल ज्यादा थी, लेकिन आइस फीनिक्स मार्शियल सोल की ग्रोथ पोटेंशियल उससे कहीं आगे मानी जाती थी। अब शुई बिंगा को 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट के साथ देखकर दुगु यान के मन में जलन पैदा हो गई। उसे डर था कि अगर बिंगा को इतने बड़े सेट के रिसोर्सेस मिल गए तो वह हमेशा के लिए उससे आगे निकल जाएगी। शुई बिंगा कुछ नहीं बोली। वह एंगेजमेंट वाली बात सबके सामने बताना नहीं चाहती थी। माहौल अचानक अजीब सा हो गया। तभी निंग जियाओशन अपने पिता के पीछे से झांकते हुए मासूमियत से बोला, पर्पल हेयर सिस्टर, बिंगा सिस्टर मेरी बड़ी सिस्टर जैसी हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना कहते हुए उसने चुपके से शुई बिंगा की तरफ देखा, मानो उसे बता रहा हो कि वह उसकी मजबूरी किसी के सामने नहीं आने देगा। शुई बिंगा ने पहली बार उसकी तरफ हल्की सी नजर डाली। उसके मन का बोझ थोड़ा कम हो गया। दुगु यान ने होंठ भींचते हुए सोचा, 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट ने तो टियान शुई एकेडमी की सबसे बड़ी जीनियस को भी अपने साथ मिला लिया। तभी हवा में एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजी, आज मेरे घर पर तो बड़े बड़े मेहमान आए हैं।
अगले ही पल एक हरे रंग की लंबी पोशाक पहने बूढ़ा आदमी अचानक दरवाजे के सामने प्रकट हुआ। उसकी हरी आंखें सांप की तरह चमक रही थीं और पूरे शरीर से जहरीली ऑरा निकल रही थी। वह था पॉइजन डुलियो, दुगुबो। उसने पहले निंग फेंगजी, स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो को देखा, फिर उसकी नजर निंग जियाओशन और शुई बिंगा पर गई। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी दिखाई दी। निंग फेंगजी आगे बढ़े और सम्मान से बोले, सीनियर दुगु, बिना सूचना आए उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज मैं आपके पास एक डील लेकर आया हूं। दुगुबो ने ठंडी आवाज में कहा, हमारा 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट से कभी कोई संबंध नहीं रहा। फिर कैसी डील? निंग फेंगजी मुस्कुराए और बोले, पहले नहीं था, लेकिन आज हो सकता है। इतना कहकर उन्होंने एक गोल्डन कार्ड निकाली और कहा, हमें पता चला है कि सनसेट फॉरेस्ट के अंदर आपकी एक खास मेडिसिन वैली है। मेरा बेटा उस जगह में बहुत रुचि रखता है। अगर आप चाहें तो मैं उस पूरी वैली के बदले 50 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स देने को तैयार हूं। यह रकम सुनकर दुगुबो की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। इतनी बड़ी दौलत उसने भी शायद ही कभी एक साथ देखी थी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर निंग फेंगजी इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार है तो इसका मतलब है कि उन्हें आइस एंड फायर येन यांग आइस का असली सीक्रेट पता चल चुका है। दुगुबो के चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है आइस एंड फायर येन यांग आइस का सीक्रेट अब छिपा नहीं रहा। अगर मैंने यह वैली खो दी तो मेरे और यानेर के शरीर में जमा पॉइजन को दबाने का आखिरी सहारा भी खत्म हो जाएगा। लालच और सतर्कता के बीच फंसे दुगुबो ने आखिर सिर हिलाते हुए कहा, यह मेडिसिन वैली मेरे लिए सिर्फ एक ट्रेजर नहीं, मेरी लाइफलाइन है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। निंग फेंगजी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो फिर 1 करोड़ गोल्ड सोल कॉइन्स। यह रकम सुनते ही वहां मौजूद स्वोर्ड डुलियो, बोन डुलियो, शुई बिंगा और दुगु यान तक दंग रह गए। इतनी बड़ी रकम से आधा टियानशुई सिटी खरीदा जा सकता था। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट की वेल्थ सचमुच कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। दुगुबो का दिल एक पल के लिए डगमगा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। जितनी बड़ी कीमत तुम दे रहे हो उतना ही बड़ा सीक्रेट तुम्हें पता होगा। मैं फिर भी यह वैली नहीं बेचूंगा। निंग फेंगजी मुस्कुराए और बोले, सीनियर, अगर पैसा आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझा सकता तो शायद आपकी असली प्रॉब्लम पर बात करनी चाहिए। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट बहुत सी ऐसी चीजें कर सकता है जो पूरे कॉन्टिनेंट में कोई और नहीं कर सकता। दुगुबो जवाब देने ही वाले थे कि निंग जियाओशन सीधे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने बिना डरे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सीनियर दुगु, आप वैली इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि अगर आइस एंड फायर येन यांग आइस से दूर हो गए तो जेड फॉस्फोर सरपेंट एम्परर मार्शियल सोल का पॉइजन आपको और दुगु यान सिस्टर को धीरे धीरे मार देगा। सही कहा ना? यह सुनते ही दुगुबो की भयानक ऑरा पूरे इलाके में फैल गई। उसकी किलिंग इंटेंट सीधे निंग जियाओशन पर टूट पड़ी। अगले ही पल स्वोर्ड डुलियो और बोन डुलियो दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए और दोनों सुपर डुलियो की ऑरा आपस में टकरा गई। लेकिन इस पूरे समय निंग जियाओशन के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, आइस एंड फायर येन यांग आइस सिर्फ पॉइजन को दबाती है, खत्म नहीं करती। जैसे जैसे आपकी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी और आप मार्शल सोल का इस्तेमाल करते जाएंगे, पॉइजन भी बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यही पॉइजन आपकी जान ले लेगा। यह सुनते ही दुगु यान घबरा गई। उसने कांपते हुए अपने दादा का हाथ पकड़ लिया और पूछा, ग्रैंडपा, कौन सा पॉइजन? क्या क्या मैं भी मर जाऊंगी? दुगुबो के पास अपनी पोती को दिलासा देने का भी समय नहीं था। वह सिर्फ निंग जियाओशन को घूरता रहा। यह सीक्रेट उसने आज तक दुगु यान को भी पूरी तरह नहीं बताया था। फिर भी एक 6 साल का बच्चा सब कुछ कैसे जानता था? निंग जियाओशन ने आगे कहा, हम आपकी वैली छीनने नहीं आए हैं। हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं। हमारे पास आपके और दुगु यान सिस्टर के शरीर से पॉइजन को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका है। अगर आप हमें वैली का शेयर्ड एक्सेस, रिसर्च राइट्स और हर्ब्स इस्तेमाल करने की परमिशन दे दें तो बदले में आपको 1 करोड़ गोल्ड सोल कॉइन्स भी मिलेंगे और आपके परिवार का पॉइजन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दुगुबो की किलिंग इंटेंट धीरे धीरे शांत हो गई। उसने गहरी नजरों से निंग जियाओशन को देखते हुए पूछा, तुम सिर्फ 6 साल के बच्चे हो। आखिर किस भरोसे पर कहते हो कि मेरे और यानेर के शरीर का यह जन्मजात पॉइजन खत्म कर सकते हो? निंग जियाओशन मुस्कुराया। दुगुबो ने अचानक हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरा और यानेर का पॉइजन ठीक कर दो तो वैली क्या, मैं तुम्हें अपना पोता मान लूंगा। जरूरत पड़ी तो 10 साल तक तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाऊंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे देखने लायक थे। निंग जियाओशन मुस्कुराकर बोला, थैंक यू दुगु ग्रैंडपा। इसके बाद सभी लोग घर के अंदर गए और असली नेगोशिएशन शुरू हुई। दूसरी तरफ दुगु यान का चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके शरीर में इतना खतरनाक पॉइजन छिपा हुआ है। निंग जियाओशन ने उसकी तरफ देखकर कहा, यान सिस्टर, अभी आपकी कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए आपके शरीर में पॉइजन भी कम गहराई तक फैला है। अभी इलाज करना आसान है। अगर देर हो गई और पॉइजन पूरी तरह सोल पावर में मिल गया, तब बहुत मुश्किल होगी। दुगु यान ने कांपती आवाज में पूछा, ग्रैंडपा, क्या यह सच है? दुगुबो कुछ नहीं बोले। उनका लंबा सन्नाटा ही सबसे बड़ा जवाब था। दुगु यान की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वह भी अभी सिर्फ एक किशोरी ही थी। दुगुबो ने भारी सांस लेते हुए कहा, याने, यह ग्रैंडपा की गलती है। मैं चाहता था कि पहले कोई सुरक्षित इलाज मिल जाए, फिर तुम्हें सब बताऊं। निंग जियाओशन ने तुरंत बात संभाली। इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले दुगु ग्रैंडपा के शरीर पर पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस टेस्ट करेंगे। सही सोल बोन ढूंढेंगे, उसमें पॉइजन ट्रांसफर करेंगे और पूरी सेफ्टी कंफर्म करेंगे। उसके बाद ही यान सिस्टर का इलाज शुरू होगा। पहले हर्ब्स से उनके शरीर को धीरे धीरे स्टेबल किया जाएगा। निंग फेंगजी ने गर्व से अपने बेटे की तरफ देखा। जियाओशन ने वैली पाने के लिए झूठे वादे नहीं किए, बल्कि हर स्टेप की सेफ प्लानिंग पहले ही बता दी। दुगुबो भी काफी देर तक उसे देखते रहे। फिर अचानक हंस पड़े। बेटे, तुम सच में बहुत डरपोक हो, लेकिन उतने ही समझदार भी। निंग जियाओशन ने तुरंत जवाब दिया, डरपोक नहीं ग्रैंडपा, इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। उसकी बात सुनकर दुगुबो भी हंस पड़े। अब उनका रवैया निंग फेंगजी और सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के प्रति काफी नरम हो चुका था। एक तरफ ऐसा सेक्ट मास्टर था जो बिना झिझक डायलॉग खत्म होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। निंग श्याओचुन मुस्कुराकर बोला, डरपोक होना कोई कमजोरी नहीं है, इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। उसकी बात सुनकर दुगुबो जोर से हंस पड़ा। अब उसके चेहरे पर शक नहीं बल्कि सम्मान दिखाई दे रहा था। एक तरफ ऐसा सेक्ट मास्टर जो बिना पलक झपकाए 1 करोड़ गोल्ड सोल कॉइन्स खर्च करने को तैयार था, दूसरी तरफ सिर्फ 6 साल का बच्चा जो जहर का परमानेंट सोल्यूशन बता रहा था, और ऊपर से स्वॉर्ड डुलियो व बोन डुलियो जैसे 2 सुपर डुलियो साथ खड़े थे। अब दुगुबो को भी समझ आ गया कि सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट सिर्फ अमीर नहीं बल्कि समझदार भी है। मौका देखकर निंग फेंगजी ने कहा, सीनियर, अगर यह हर्ब वैली श्याओचुन इस्तेमाल करेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि हम आपका रास्ता बंद कर देंगे। जब तक पॉइजन क्योर पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक आप पहले की तरह आइस फायर येन यांग आइस का इस्तेमाल करके अपने जहर को दबा सकते हैं। हमारा मकसद लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं। यह सुनते ही दुगुबो का दिल पिघल गया। उसने निंग श्याओचुन की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम थोड़े चालाक जरूर हो, लेकिन दिल के बुरे नहीं हो। तुमने सबसे पहले मेरी जमीन छीनने की नहीं बल्कि मेरी और यान की जान बचाने की सोची। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनकर निंग श्याओचुन थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजलाने लगा और हंसकर बोला, असल में दुश्मन बनाने से अच्छा है दोस्त बना लो, सेफ भी रहता है। और वैसे भी एक और ग्रैंडपा मिल जाए तो सर्वाइवल रेट अपने आप बढ़ जाता है। उसकी बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। पास खड़ी शुई बिंगर भी पहली बार उसे अलग नजरों से देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह बच्चा सिर्फ मासूम नहीं बल्कि बहुत दूर की सोचने वाला है। यह लोगों की जान को भी अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाता है। इसके बाद निंग श्याओचुन ने सोल बोन में जहर ट्रांसफर करके उसे सील करने वाली पूरी टेक्निक समझाई। दुगुबो ध्यान से सुनता रहा। जितना वह सोचकर प्रैक्टिस करता गया, उसकी आंखें उतनी ही चमकती गईं। आखिर वह खुशी से कांपती आवाज में बोला, यह तरीका सच में काम करेगा। अगर सही सोल बोन मिल गई तो मेरे सफल होने के चांसेस कम से कम 70% हैं। अब उसकी आंखों में सिर्फ सम्मान और आभार था। वह जोर से हंसकर बोला, अब इस हर्ब वैली को खरीदने की बात मत करो। आज से तुम मेरे पोते हो। यह पूरी जगह मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। जब चाहो आना, जो हर्ब पसंद आए ले जाना। यह सुनते ही निंग श्याओचुन मन ही मन खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, वाह, सिर्फ एक ग्रैंडपा बनाया और पूरी ट्रेजर वैली फ्री में मिल गई। इससे बेस्ट डील तो हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर बाद सभी लोग सनसेट फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, निंग श्याओचुन ने तुरंत पॉइजन मास्क पहन लिया, प्रोटेक्टिव आर्मोर पहन लिया और एक एंटीडोट पिल भी निगल ली। फिर उसने एक गोली शुई बिंगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बिंगर दीदी, आप भी खा लीजिए और मेरे पास ही रहिए। यहां हर तरफ जहर फैला हुआ है। सेफ्टी फर्स्ट। शुई बिंगर उसे सिर से पैर तक देखकर हैरान रह गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा नहीं बल्कि चलता फिरता सर्वाइवल किट हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ गोली ले ली और बोली, थैंक यू। दुगुबो हंसते हुए बोला, अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब इतना डर। निंग श्याओचुन तुरंत बोला, स्ट्रैटेजी में दुश्मन को हल्का समझो, लेकिन एक्शन में उसे कभी हल्का मत समझो।
बहादुरी और बेवकूफ़ी में सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। पॉइजन बैरियर पार करते ही उनके सामने आइस फायर येन यांग आइस का असली नजारा था। एक तरफ आग की तरह उबलता लाल झरना, दूसरी तरफ बर्फ जैसा नीला झरना। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे में मिल नहीं रहे थे। पूरी घाटी रेयर इमोर्टल हर्ब्स से भरी हुई थी। लाल और नीली रोशनी पूरे इलाके को किसी फैंटेसी वर्ल्ड जैसा बना रही थी। जैसे ही सबने अंदर कदम रखा, गर्मी और ठंड की दो बिल्कुल अलग ताकतें एक साथ शरीर से टकराईं। स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो पहली बार पूरी तरह चौंक गए। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने भी ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन निंग शाओचुन की नजर सिर्फ उन चमकते हुए इमोर्टल हर्ब्स पर थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल आएगा। उसने मन ही मन कहा, बस यही वह ट्रेजर है जो 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट की किस्मत बदल देगा। यही हर्ब्स शुई बिंगर की लिमिट तोड़ेंगे और मेरी सर्वाइवल रेट भी कई गुना बढ़ा देंगे। दुगुबो मुस्कुराते हुए बोला, अब समझ आया पोते। मैंने तुम्हें कितना कीमती गिफ्ट दिया है। निंग शाओचुन ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए सम्मान से कहा, ग्रैंडपा, आपने सच में दुनिया की सबसे अनमोल ट्रेजर दी है। ये साधारण जड़ी बूटियां नहीं हैं। ये लाखों सालों में पैदा हुई इमोर्टल हर्ब्स हैं। इनमें से कोई शरीर बदल सकती है, कोई सोल पावर बढ़ा सकती है और कुछ तो मार्शियल सोल को भी प्यूरिफाई कर सकती हैं। मार्शियल सोल प्यूरिफाई शब्द सुनते ही निंग फेंगजी, स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो तीनों के चेहरे बदल गए। दुगुबो भी हैरानी से उसे देखने लगा, फिर जोर से हंसते हुए बोला, अब समझ आया कि तुम इस जगह के पीछे इतने पागल क्यों थे। मैं इतने सालों से इन हर्ब्स की रक्षा कर रहा था, लेकिन इनके असली नाम और ताकत कभी नहीं जान पाया। अगर तुम इन्हें पहचानते हो तो इन पर हक भी तुम्हारा ही है। आज से यह पूरी हर्ब वैली तुम्हारी हुई। जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। यह सुनकर निंग शाओचुन की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर दुगुबो को सम्मान से प्रणाम किया और कहा, थैंक यू ग्रैंडपा। लेकिन निंग शाओचुन सीधे जड़ी बूटियां तोड़ने नहीं लगा। सबसे पहले उसने पूरे आइस फायर येन यांग आइस का आधा चक्कर लगाया और हर इमोर्टल हर्ब की नेचर, कंपैटिबिलिटी, इफेक्ट और हार्वेस्ट मेथड को अपने दिमाग में बार बार मैच किया। उसका हर कदम बेहद सावधानी से उठ रहा था। उसने गहरी सांस ली और सबसे पहले उस गहरे लाल रंग के फूल के पास पहुंचा, जिसकी पंखुड़ियों से हल्का काला धुआं निकल रहा था। उसने उस फूल की ओर इशारा करते हुए दुगुबो और दुगुयान से कहा, यह ब्लड स्वान किस है। दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजन हर्ब्स में से एक। इसकी सबसे डरावनी ताकत यह है कि यह किसी भी जहर की शक्ति को सैकड़ों हजारों गुना बढ़ा सकता है। यह सुनते ही दुगुबो की आंखें चमक उठीं। निंग शाओचुन ने आगे कहा, ग्रैंडपा, आपका जेड फॉस्फोर सरपेंट पॉइजन पहले से ही बेहद ताकतवर है। अगर इसकी सिर्फ एक बूंद का रस स्पेशल मेथड से एक्सट्रीम लिमिट तक डाइल्यूट करके आपकी देखरेख में यान दीदी को एब्जॉर्ब कराया जाए तो शायद उनका मार्शियल सोल और भी ऊंचे स्तर पर इवॉल्व कर सकता है। लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। डोज जरा भी ज्यादा हुई तो जान भी जा सकती है। दुगुबो का चेहरा गंभीर हो गया। वह खुद ब्लड स्वान किस के पास पहुंचा और सांस रोककर उसकी पंखुड़ी का इतना छोटा हिस्सा निकाला कि वह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। दुगुयान ध्यान लगाकर बैठ गई। दुगुबो ने दोनों हथेलियां उसकी पीठ पर रखीं और अपने टाइटल डुलियो लेवल सोल पावर से धीरे धीरे उस दवा की शक्ति को उसके शरीर में पहुंचाने लगा। अगले ही पल दुगुयान का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसके पीछे जेड फॉस्फोर सरपेंट का विशाल फैंटोम प्रकट हो गया और हवा में जहर की गंध कई गुना बढ़ गई। निंग फेंगजी ने तुरंत अपनी शक्ति से पूरे जहरीले क्षेत्र को सीमित कर दिया। स्वॉर्ड डुलियो किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार खड़ा था, जबकि बोन डुलियो निंग शाओचुन की रक्षा कर रहा था ताकि जहर का असर उस तक न पहुंचे। दुगुबो का चेहरा पहले कभी इतना गंभीर नहीं दिखा था। हर बार जब दवा की शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती, वह अपने अनुभव से उसे तुरंत दबा देता। कुछ देर बाद दुगुयान के सोल पावर में लगातार बढ़ोतरी होने लगी। लेवल 27, फिर लेवल 28। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी हरी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा चमक थी। उसने उत्साहित होकर कहा, ग्रैंडपा, मेरा मार्शियल सोल बदल गया है और मेरा सोल पावर भी लेवल 28 तक पहुंच गया। दुगुबो खुशी से जोर से हंसा। उसने अपनी पोती के कंधे पर हाथ रखा और फिर निंग शाओचुन की तरफ देखकर बोला, शाओचुन, यह एहसान ग्रैंडपा कभी नहीं भूलेगा। निंग शाओचुन सिर्फ मुस्कुराया और बोला, फैमिली एक दूसरे की हेल्प करती है। इसने थैंक यू कैसा। इसके बाद वह आइस स्प्रिंग और फायर स्प्रिंग के बीच पहुंचा और वहां से दो बेहद दुर्लभ इमोर्टल हर्ब्स तोड़ी। एक थी ऑक्टागोनल मिस्टेरियस आइस ग्रास और दूसरी फायरी फीनिक्स सनफ्लावर। वह दोनों हर्ब्स लेकर शुई बिंगर के सामने पहुंचा और बोला, बिंगर दीदी, ऑक्टागोनल मिस्टेरियस आइस ग्रास आपकी आइस पावर को नई ऊंचाई देगी और फायरी फीनिक्स सनफ्लावर भले ही फायर एलिमेंट की हो, लेकिन यही दोनों मिलकर आपकी आइस फीनिक्स ब्लड लाइन को परफेक्ट बैलेंस देंगी।
शायद आपका मार्शियल सोल भी अगला एवोल्यूशन हासिल कर ले। शुई बिंगर तुरंत एक कदम पीछे हट गई और धीरे से बोली, ये बहुत कीमती हैं। मैं इन्हें फ्री में नहीं ले सकती। निंग शाओचुन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी अगर आप स्ट्रांग नहीं बनेंगी तो बाद में मेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा? मैं तो सपोर्ट टाइप हूँ। बॉडी भी वीक है और थोड़ा डरपोक भी, इसलिए इसे गिफ्ट मत समझिए। इसे मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। यह सुनते ही शुई बिंगर के दिल की बर्फ जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर दोनों इमॉर्टल हर्ब्स अपने हाथों में लेकर बोली, ठीक है, मैं स्ट्रांग बनूंगी। निंग शाओचुन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। मुझे अपनी बॉडीगार्ड दीदी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद उसने स्वॉर्ड डुलियो के लिए ब्लैक जेड डिवाइन बैम्बू चुना, जो 7 किल स्वॉर्ड की धार को कई गुना बढ़ा सकता था। बोन डुलियो के लिए उसने अर्थ ड्रैगन गोल्डन मेलन चुना, जो उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन और फिजिकल स्ट्रेंथ को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता था। दोनों सुपर डुलियो की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी निंग शाओचुन की नजर घाटी के दूसरे कोने पर गई। वहां दो बिल्कुल एक जैसी जेड तुलीप इमॉर्टल हर्ब्स उगी हुई थीं। उनकी सुनहरी चमक पूरी घाटी को रोशन कर रही थी। निंग शाओचुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जेड तुलीप, और वो भी दो। यही 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा को 9 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा में इवॉल्व करने की है। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने मन ही मन सोचा, एक मेरे लिए, एक पापा के लिए। लेकिन फिर रोंगरों का क्या? अगले साल मेरी छोटी बहन निंग रोंगरोंग भी मार्शियल सोल अवेकन करेगी। अगर उसके पास जेड तुलीप नहीं हुई तो क्या वह भी पूरी जिंदगी लेवल 79 की लिमिट में फंसी रह जाएगी? यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। वह ऐसा इंसान नहीं था जो सारी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अपने लिए रख ले। उसने निंग फेंगजी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, पिताजी, ये दोनों जेड तुलीप हमारी 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा को 9 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा में बदल सकती हैं। लेकिन सिर्फ दो ही हैं। अगर हम इन्हें अभी इस्तेमाल कर लें तो रोंगरों का भविष्य। निंग फेंगजी एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल वह अपनी खुशी से बाहर आया। उसने मेरे चेहरे पर चल रही दुविधा देखी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह झुककर मेरी आंखों के बराबर बैठ गया और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तो समझा कोई बड़ी बात है, लेकिन तुम तो रोंगरों की चिंता कर रहे हो। फिर उसने शांत आवाज में कहा, बेटा, इमॉर्टल हर्ब कहीं भाग नहीं रही। चाहे तुम इस्तेमाल करो, रोंगरों करे या मैं, आखिर सब निंग फैमिली के लिए ही है। लेकिन मैं अब पहले जैसा जवान नहीं रहा। मेरी पोटेंशियल भी सीमित है। रोंगरोंग अभी बहुत छोटी है। उसके पास तुम जैसा बड़ा भाई होगा और पूरा 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेट उसकी रक्षा करेगा। लेकिन तुम अलग हो। तुम ट्विन मार्शियल सोल के मालिक हो, जन्म से फुल सोल पावर लेकर आए हो। जितने स्ट्रांग तुम बनोगे उतना ही हमारा सेट स्टेबल रहेगा और रोंगरोंग भी उतनी ही सेफ रहेगी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन पिताजी ने मुस्कुराते हुए मेरी पेशानी पर उंगली रख दी और बोले, और एक बात भूल गए क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा नहीं, 7 स्लॉटर ग्लेस्ड टाइल पगोडा भी है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि सिर्फ एक जेड तुलीप दोनों पगोडा को एक साथ इवॉल्व कर पाएगी? यह सुनते ही मैं अंदर तक हिल गया। सही तो है, मैं ट्विन मार्शियल सोल यूजर हूं। अगर दोनों पगोडा को परफेक्ट एवोल्यूशन चाहिए तो शायद दोनों के लिए अलग अलग इमॉर्टल हर्ब चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल सामने आ गया, रोंगरों का क्या होगा? मैं अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक निंग फेंगजी ने बिना कुछ कहे दोनों जेड तुलीप जड़ समेत उखाड़ लीं। अगले ही पल उन्होंने दोनों इमॉर्टल हर्ब्स सीधे मेरे मुंह में डाल दी। पिताजी, मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों हर्ब्स की जबरदस्त मेडिसिनल पावर मेरे शरीर में एक्सप्लोजन की तरह फैल गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ध्यान लगाओ, रोंगरों के लिए आगे भी मौका मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो तुम उसके बड़े भाई बनकर पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करना। उसी पल स्वॉर्ड डुलियो, बोन डुलियो, डुगुबो और निंग फेंगजी चारों ने एक साथ अपनी सोल पावर रिलीज कर दी। चारों दिशाओं में एक विशाल बैरियर बन गया जिसने आइस फायर येन यांग आइस की सारी एनर्जी को पूरी तरह सील कर दिया। अब मेरे पास बाहर की दुनिया देखने की भी फुर्सत नहीं थी। मेरे शरीर के अंदर दो अलग अलग शक्तियां उफान मार रही थीं। बायां हाथ आग की तरह गर्म था, जबकि दायां हाथ बर्फ जैसा ठंडा। 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा और 7 स्लॉटर ग्लेस्ड टाइल पगोडा दोनों अपने आप प्रकट हो गईं। एक से 7 रंगों की डिवाइन लाइट निकल रही थी तो दूसरी से गहरा काला और लाल ऑरा। दोनों की एनर्जी मेरे शरीर के अंदर लगातार टकरा रही थी। मैंने सारी फालतू बातें दिमाग से निकाल दी और पूरी ताकत से मेडिटेशन टेक्निक चलाकर दोनों मेडिसिनल पावर्स को अलग अलग दिशा में गाइड करने लगा। तभी निंग फेंगजी की बात मेरे कानों में गूंज उठी, पहले खुद स्ट्रांग बनो, तभी दूसरों की रक्षा कर पाओगे। इसी दौरान सबसे पहले दुगुयान का एवोल्यूशन पूरा हुआ। उसके शरीर से हरे रंग की सोल पावर फट पड़ी।
उसके पीछे जेड फॉस्फोर सरपेंट पहले से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली दिखाई देने लगा। उसका सोल पावर सीधे लेवल 30 तक पहुंच गया। 14 साल की उम्र से पहले ही वह सोल एल्डर बनने के कगार पर पहुंच चुकी थी। दुगुबो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी दाढ़ी तक हिल रही थी। उसके बाद शुई बिंगर की बारी आई। उसके पीछे आइस फीनिक्स ने आसमान की ओर सिर उठाकर जोरदार चीख लगाई। उसकी ब्लड लाइन पूरी तरह प्यूरिफाई हो चुकी थी। उसका मार्शियल सोल अब सुप्रीम आइस फीनिक्स बन चुका था। उसका सोल पावर भी लेवल 25 से सीधे लेवल 30 पर पहुंच गया और उसकी फाउंडेशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी आंखें बंद किए बैठा था। मेरे शरीर पर 7 रंगों की रोशनी और गहरा काला प्रकाश बारी बारी से चमक रहे थे। वह चुपचाप मेरे थोड़ा और करीब आकर खड़ी हो गई। ऑक्टागोनल मिस्टेरियस आइस ग्रास की एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी उसकी नसों को जमा रही थी, जबकि फायरी फीनिक्स हर्ब की गर्मी उसके पूरे शरीर को जला रही थी। लेकिन हर बार जब उसे लगता कि वह टूट जाएगी, उसके दिमाग में मेरी वही बात गूंज उठती, दीदी आप स्ट्रांग होंगी, तभी मेरी सेफ्टी रहेगी। पहले उसे लगता था कि यह रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी और पॉलिटिकल डील है, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि मैं सचमुच उस पर भरोसा करता हूँ। मैं अपनी जान उसकी ताकत के भरोसे छोड़ने को तैयार था। इसलिए अब चाहे मेरे शरीर की एनर्जी कभी उजली होती, कभी काली, फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर मेरा सोल पावर कंट्रोल से बाहर गया तो सबसे पहले वही मेरे सामने खड़ी होगी। आखिरकार मेरी बारी भी आ गई। अचानक मेरा पूरा शरीर जोर से कांप उठा। अगले ही पल मेरे बाएं हाथ से 7 रंगों की रोशनी आसमान तक पहुंच गई। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पगोडा अपने आप बाहर आ गई। सबकी आंखों के सामने उसकी 7 मंजिलें धीरे धीरे बढ़कर 9 मंजिलों में बदल गईं। 9 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पगोडा आखिर जन्म ले चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि कोई इस चमत्कार से बाहर निकल पाता, मेरे दाएं हाथ से भी गहरा बैंगनी, काला और लाल प्रकाश फूट पड़ा। 7 स्लॉटर ग्लेज्ड टाइल पगोडा भी तेजी से बदलने लगी। उसकी आखिरी 2 मंजिलें भी पूरी हो गईं और वह 9 स्लॉटर ग्लेज्ड टाइल पगोडा में बदल गई। एक पगोडा ब्लेसिंग और सपोर्ट का प्रतीक थी, जबकि दूसरी एब्सोल्यूट डिबफ और डिस्ट्रक्शन की। उसी पल मेरा सोल पावर भी पागलों की तरह बढ़ने लगा और सीधा लेवल 20 तक पहुंच गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। बाएं हाथ में एन 12 दो टावरों को वापस समेटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निंगफेंगजी, जियान डोलुओ, गुडोलुओ और दुगुबो सभी ने दोनों टावर देख लिए थे। गुडोलुओ कापती आवाज में बोला, 9 मंजिल। सचमुच 9 मंजिल वाला नौरत्न कांच टावर। जियान डोलुओ की आंखें तेज हो उठीं। 2 जुड़वा मार्शल स्पिरिट का एक साथ शुद्ध होना, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। दुगुबो ने गहरी सांस ली और निंग शियाओचुन को ऐसे देखा जैसे उसके सामने भविष्य का कोई अद्भुत प्रतिभाशाली योद्धा खड़ा हो। निंग फेंगजी कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। सातर्न कांच संप्रदाय की पीढ़ियों पुरानी अधूरी इच्छा आज उसके बेटे ने पूरी कर दी थी। वह बेटे के सिर पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उस पल वह केवल एक पिता था जिसने अपने बेटे को चमत्कार करते देखा था। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए दोनों टावरों की ओर देखा। फिर उसकी नजर शुई बिंगर पर गई। शुद्ध हो चुकी आइस फीनिक्स की गरिमामयी आभा देखकर उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। तभी दुगुबो ने कहा, अब जबकि यानयान और बिंगर दोनों 30वें स्तर पर पहुंच गई हैं और शियाओचुन भी 20वें स्तर का हो गया है, क्यों न इन्हें सनसेट फॉरेस्ट में अभ्यास करने और अपने स्पिरिट रिंग प्राप्त करने दिया जाए। हम चारों बुजुर्ग छिपकर इनकी रक्षा करेंगे और केवल जान का खतरा होने पर ही हस्तक्षेप करेंगे। निंग फेंगजी, जियान डोलुओ और गुडोलुओ सभी सहमत हो गए। यह सुनते ही निंग शियाओचुन का चेहरा उतर गया। वह घबराकर बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ 6 साल का हूं। आप लोग कोई उपयुक्त स्पिरिट बीस्ट पकड़कर बेहोश कर दीजिए, मैं बस आखिरी वार कर दूंगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी उसके पास से एक धीमी आवाज आई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसने मुड़कर देखा। शुई बिंगर उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। इतना कहते ही उसके गोरे गाल हल्के लाल हो गए और उसने तुरंत नजरें फेर ली। निंग शियाओचुन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा, अगर मेरे साथ इतनी शक्तिशाली आइस फीनिक्स है तो उसके पीछे छिपकर लड़ना भी काफी सुरक्षित रहेगा। उसने मजबूरी में सिर हिलाया। तभी दुगु यान भी उसके दूसरी ओर आकर खड़ी हो गई। शुई बिंगर का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने साफ शब्दों में कहा, दुगु यान, वह मेरे साथ रहेगा। दुगु यान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्यों? शुई बिंगर ने केवल 2 शब्द कहे, जरूरत नहीं। दोनों के बीच का माहौल अचानक ठंडा हो गया। बीच में फंसे निंग शियाओचुन के सिर में दर्द होने लगा। उसने मदद के लिए अपने पिता की ओर देखा, लेकिन निंग फेंगजी केवल हल्का सा खनखार कर बोला, चलो अब निकलते हैं। अगले ही पल चारों शक्तिशाली डोलुओ अपनी आभा छिपाकर गायब हो गए।
आइस एंड फायर आई से बाहर निकलने के बाद भी शुई बिंगर और दुगु यान के बीच हल्की प्रतिद्वंद्विता बनी रही, लेकिन निंग शियाओचुन के दूसरे स्पिरिट रिंग के चुनाव में दोनों की राय एक जैसी थी। शुई बिंगर ने शांत स्वर में कहा, नौशा कांच टावर का दूसरा स्पिरिट स्केल यदि दुश्मन की गति कम करेगा तो तुम्हें तेज रफ्तार या गति नियंत्रित करने वाले स्पिरिट बीस्ट का रिंग चुनना चाहिए। लगभग 1200 से 1500 वर्ष पुराना उपयुक्त रहेगा, दुगु यान ने जोड़ा। मजबूत रक्षा वाले स्पिरिट बीस्ट भी अच्छे रहेंगे। उनमें धरती और गुरुत्वाकर्षण जैसी क्षमताएं होती हैं। दोनों ने निंग शियाओचुन को एक विशाल पेड़ के नीचे सुरक्षित बैठाया और स्वयं जंगल में स्पिरिट बीस्ट खोजने निकल गईं। कुछ देर बाद सबसे पहले शुई बिंगर लौटी। उसके हाथ में 1300 वर्ष पुराना विशाल नीला रहस्यमयी हिमकवच कछुआ था। थोड़ी ही देर में दुगु यान भी 1100 वर्ष पुरानी छाया काली बिल्ली पकड़कर ले आई। दोनों स्पिरिट बीस्ट उसके सामने रख दिए गए। तभी जंगल के भीतर से अचानक किसी जानवर की भयभीत दहाड़ सुनाई दी। अगले ही पल 4 मीटर लंबा आग में लिपटा विशाल अग्नि सिंह जान बचाकर भागता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उसके पीछे से 1 मीटर से भी बड़ा अग्निगोला हवा को चीरता हुआ निकला, लेकिन निशाना चुककर सीधा उनकी ओर आ गया। शुई बिंगर का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत निंग शियाओचुन के सामने आकर मोटी बर्फ की दीवार खड़ी कर दी। भीषण धमाके के साथ आग का गोला दीवार से टकराया। लाल लपटें और तपती गर्मी चारों ओर फैल गईं। निंग शियाओचुन पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन जमीन पर पड़े हिमकवच कछुए और छाया काली बिल्ली पर विस्फोट की लपटें सीधी पड़ी। दोनों वहीं जलकर काले शव बन गए और उनके ऊपर 2 बैंगनी 1000 वर्षीय स्पिरिट रिंग तैरने लगे। शुई बिंगर ने टूटी हुई बर्फ की दीवार हटाई। उसकी नीली आंखों में क्रोध चमक उठा। दुगु यान भी गुस्से से चिल्लाई, कौन है? बाहर निकलो। तभी जंगल से एक झुंझलाया हुआ युवक बाहर आया और बोला, धत्तेरे की। फिर भी वह भाग गया। उसके लाल बाल आग की तरह चमक रहे थे और शरीर लंबा चौड़ा था। उसने जले हुए दोनों स्पिरिट बीस्टों पर एक नजर डाली, लेकिन चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। तभी शुई बिंगर तेजी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारी वजह से शियाओचुन लगभग मारा गया था। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना कहते ही उसने बिना एक पल गवाए अपना पहला स्पिरिट स्केल आइस सील सक्रिय किया और नीली बर्फीली शक्ति सीधे उस लाल बालों वाले युवक की ओर छोड़ दी। 12 टावरों को वापस समेटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निंग फेंगजी, जियान डोलुओ, गु डोलुओ और दुगुबो सभी ने दोनों टावर देख लिए थे। गु डोलुओ कांपती आवाज में बोला, 9 मंजिल। सचमुच 9 मंजिल वाला नौरत्न कांच टावर। जियान डोलुओ की आंखें तेज हो उठीं। 2 जुड़वा मार्शल स्पिरिट का एक साथ शुद्ध होना, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। दुगुबो ने गहरी सांस ली और निंग शियाओचुन को ऐसे देखा जैसे उसके सामने भविष्य का कोई अद्भुत प्रतिभाशाली योद्धा खड़ा हो। निंग फेंगजी कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। सातर्न कांच संप्रदाय की पीढ़ियों पुरानी अधूरी इच्छा आज उसके बेटे ने पूरी कर दी थी। वह बेटे के सिर पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उस पल वह केवल एक पिता था जिसने अपने बेटे को चमत्कार करते देखा था। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए दोनों टावरों की ओर देखा। फिर उसकी नजर शुई बिंगर पर गई। शुद्ध हो चुकी आइस फीनिक्स की गरिमामयी आभा देखकर उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। तभी दुगुबो ने कहा, अब जबकि यानयान और बिंगर दोनों 30वें स्तर पर पहुंच गई हैं और शियाओचुन भी 20वें स्तर का हो गया है, क्यों न इन्हें सनसेट फॉरेस्ट में अभ्यास करने और अपने स्पिरिट रिंग प्राप्त करने दिया जाए। हम चारों बुजुर्ग छिपकर इनकी रक्षा करेंगे और केवल जान का खतरा होने पर ही हस्तक्षेप करेंगे। निंग फेंगजी, जियान डोलुओ और गु डोलुओ सभी सहमत हो गए। यह सुनते ही निंग शियाओचुन का चेहरा उतर गया। वह घबराकर बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ 6 साल का हूं। आप लोग कोई उपयुक्त स्पिरिट बीस्ट पकड़कर बेहोश कर दीजिए, मैं बस आखिरी वार कर दूंगा। लेकिन किसी